हेलो स्टूडेंट्स, आज तारीख है 31 जुलाई 2020। चलिए देख लेते हैं आज में कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से भी पहले हम देखेंगे क्या, हम कार्टून का मीन समझने की कोशिश करेंगे, हम उसकी जिस्ट समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, रफाल आ रहा है तो रफाल आने से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मतलब बेसिकली बीजेपी के जो लीडर्स हैं, ये काफ़ी हैप्पी हैं, राइट। लेकिन जो आम पब्लिक है, आम जो सिटीजन्स हैं, वो रफाल में भी वो इसी बात की होप लगाए बैठे हैं कि वैक्सीन आ रहा है, वैक्सीन जैसी खुशी वो फील करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि जो वैक्सीन का इंतजार है वो रफाल से कहीं ज़्यादा है, ऐसा इस वाले पिक्चर में दिखाया गया है। अब हम अपने आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मे बी गट फीलिंग आ रही है कि इस साल यूपीएससी के एग्जाम में मे बी कि एक क्वेश्चन इस वाले आर्टिकल से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। देखिए, जो हमारा ये वाला आर्टिकल है वो राजस्थान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल्स की जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है उसी के रिगार्डिंग है। ये मतलब पॉलिटिक्स से कम बल्कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के जो प्रोसीजर है करें उसके रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा ही है। देखिए, हुआ क्या कि कुछ होता क्या कि स्टेट जो गवर्नमेंट रहती है उसके कुछ मेंबर एमएलए करते क्या हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वाले करते क्या हैं कि वो रिबेलियन बन जाते हैं। मतलब कि जो गवर्निंग बॉडी है कह रहे हैं कि उसको सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, ठीक। और एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 10th शेड्यूल में मेंशन है वो ये कहता है कि अगर आप जो पॉलिटिकल पार्टी है अगर आप उसके अगेंस्ट में अगर आप वोट देते हो या उसकी बात बेसिकली आप नहीं मानते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि आपके अगेंस्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और आप डिसक्वालीफाइड हो जाओगे। अब देखिए, डिसक्वालिफिकेशन का जो प्रोसीजर है ये पूरा आर्टिकल उसी के रिगार्डिंग है। डिसक्वालिफिकेशन का जो प्रोसीजर होता है वो फर्स्ट थिंग कि एक पर्सन होता है वो पिटीशन फाइल करता है। ये कहाँ पर मेंशन किया हुआ है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ में कहीं पर मेंशन किया हुआ है क्या, या फिर किसी एक्ट में मेंशन किया हुआ है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये लोकसभा के प्रोसीजर में है। लोकसभा का जो प्रोसीजर 1985 में इसे बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया था, इस रूल को ऐड किया गया था इन द ईयर ऑफ 1985। अब 1985 में लोकसभा का जो रूल नंबर 6 है, रूल नंबर 6 ये कहता है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर अगर ये वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने लग जाता है कि उसे उस पॉलिटिकल पार्टी से या जो गवर्निंग बॉडी से या फिर उस असेंबली से उसे डिसक्वालीफाई कर दिया जाए, तो वो करेगा क्या कि एक पिटीशन देगा, उस स्पीकर को देगा, ठीक। रूल नंबर 6 ये बोल रहा है कि वो स्पीकर को देगा। और रूल नंबर 6 का जो सब क्लॉज 4 है वो ये कहता है कि वो जो पिटीशन देने वाला व्यक्ति है तो उसे इंश्योर करना होगा कि जिसके खिलाफ ये वाला पिटीशन दिया जा रहा है वो डिसक्वालिफिकेशन के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। मतलब ये हुआ कि पिटीशन देने वाला ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मीन बेसिकली पिटीशन देने वाला वो इंश्योर करेगा कि डिसक्वालिफिकेशन का क्या है कि वो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद रूल नंबर 6 ये भी कहता है कि पिटीशन देने वाला फिर स्पीकर को देगा। स्पीकर क्या करेगा कि प्रॉपर क्रॉस चेक करेगा और फिर उसे उस रिबेलियन को फॉरवर्ड कर देगा, जो कंसर्न मेंबर है उसे फॉरवर्ड कर देगा। यही प्रोसीडिंग होती है बेसिकली किसी को डिसक्वालीफाई करने की। देखिए, डिसक्वालीफाई करने के लिए जो इसमें रूल नंबर 7 है, इसी लोकसभा का रूल नंबर 7 है, वो ये कहता है कि मेंबर करेगा क्या, जो स्पीकर है स्पीकर उस वाले पिटीशन को देखेगा, एनालाइज करेगा और जो कंसर्न मेंबर है उसे एक सो कॉज नोटिस इशू करेगा। अब सो कॉज जो नोटिस होता है उसमें 7 डेज का टाइम पीरियड होता है, मतलब उस मेंबर को 7 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है। अब ये जो 7 डेज का टाइम पीरियड में उसे डिसक्वालीफाई करने के लिए स्पीकर ने बोला, स्पीकर ने दिया, तो जो रिबेलियन थे ये चले गए राजस्थान के हाई कोर्ट में। राजस्थान के हाई कोर्ट में चले गए और बोले क्या कि ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, मतलब ये लॉ के अनुसार मुझे इस प्रकार का डिसक्वालिफिकेशन का नोटिस इशू नहीं किया गया है, ये लॉ के अगेंस्ट में है। क्योंकि करना क्या है कि आपको जो पिटिशनर है कह रहे उसका पिटीशन होना चाहिए। जबकि हुआ क्या कि स्पीकर ने मतलब कि अपने विवेकाधीन शक्तियों से मीन स्पीकर ने स्वयं ही सो कॉज नोटिस इशू कर दिया था इन रिबेलियन को, राइट। चूंकि ये अंडरस्टूड चीज़ थी, उसी के रिगार्डिंग वो चले गए हाई कोर्ट के पास चले गए और हाई कोर्ट ने किया क्या, स्टे भी दे दिया। मतलब ये हुआ स्पीकर के उस सो कॉज जो नोटिस था जो इशू किया गया उस पर स्टे दे दिया राजस्थान के स्टेट मतलब हाई कोर्ट ने। अब राजस्थान का हाई कोर्ट भी यहाँ पर लॉ को वायलेट कर रहा है,
अब वो लॉ को वायलेट कैसे कर रहा है? क्योंकि वो कभी भी कि मतलब रिव्यू तो कर सकता है स्पीकर के डिसीजन की, लेकिन जब स्पीकर इन द प्रोसेस है, मतलब इंटरिम में है, तब वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। हाईकोर्ट के पास ये ज्यूरिडिक्शन, मतलब ये अधिकार नहीं है कि किसी भी असेंबली के बेसिकली प्रोसीडिंग में वो इंटरफेरेंस करे और वो ये बात बोले कि नहीं अभी इस वाले प्रोसीजर पर, उसके डिस्क्वालिफिकेशन पर हम स्टे लगा दे रहे हैं, राइट। ये तो पहली वाली बात हो गई। ये तो हो गया कि उसके डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग क्या इशू है और क्या मामला है। फिर सेकंड इस समय राजस्थान में जो इशू चल रहा है वो असेंबली के कंडक्ट करवाने को लेकर के है। देखिए, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मतलब जो गवर्निंग बॉडी है जिसकी गवर्नमेंट है, अभी भी हुआ क्या कि सेशन खत्म हुआ। अब जब सेशन खत्म हुआ तो फिर दोबारा से सेशन बुलाने के लिए कैबिनेट, जो स्टेट की जो कैबिनेट कमेटी है, उन्होंने बेसिकली आह्वान कर दिया, गवर्नर को बोला कि आप तुरंत करिए क्या कि असेंबली को तुरंत कंडक्ट करवाइए। लेकिन हुआ क्या, गवर्नर ने क्या बोला कि नहीं, अभी जो कमेंसमेंट जब सेशन खत्म हो और मतलब जब सेशन खत्म हो और तब में, और जब दोबारा से सेशन जब कंडक्ट करवाया जाएगा, कह रहे हैं उसके बीच में 21 डेज का डिफरेंस हम देना चाहते हैं। अब देखिए, इसकी भी प्रोसीजिंग का बेसिकली क्या है कि एक तरीका है कि कैसे होता कैसे है। आर्टिकल 174 ये कहता है कि गवर्नर करेगा क्या कि बेसिकली बुलाएगा, असेंबली को बुलाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली को कॉल करेगा। आर्टिकल 174 में ये वाली बात बोली जाती है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है कि कैबिनेट कमेटी करेगा क्या कि वो एक प्रकार का इस पर कमेंसमेंट के लिए, असेंबली के लिए करेगा क्या कि आह्वान करेगा गवर्नर से। अब गवर्नर से कहेगा, अब गवर्नर क्या करेगा कि उसी वाले जो समन का जो लेटर होगा उस पर हस्ताक्षर करेगा, मतलब एक बार देखेगा, और क्या करेगा कि जो हाउस है, करे हाउस के एडिशनल सेक्रेटरी को दे देगा ताकि वो इंडिविजुअल मेंबर को क्या करे, समन भेज दें। और इसी के बीच का जो 21 डेज का जो डिफरेंस है, इस समय गवर्नर मांग रहे हैं, और गवर्नर का ये मांगना अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ये कह रहे हैं गलत है। कह रहे हैं कि गवर्नर कभी भी डिसाइड नहीं कर सकता है कि उसके विवेकाधीन में ऐसी कोई आधिकारिक शक्तियां नहीं है कि वो डिसाइड करे कि कब सेशन होना है या कब सेशन नहीं होना है, क्योंकि जो इलेक्टेड जो बॉडी है, कह रहे वो डिसाइड करेगी कि कब लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन होना है या कब नहीं होना है। अब देखिए, इसमें भी दो तीन केसेस हैं। जैसे एक शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इन द ईयर ऑफ 1974 एक केस था। अब ये केस किस रिगार्डिंग था? इसी के रिगार्डिंग था कि गवर्नर कभी भी जो इलेक्टेड बॉडी है, कह रहे कि उसके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता है, वो डिसाइड नहीं करेगा, मतलब वो कैबिनेट कमेटी के आदेश का उसे पालन करना होगा, उसे एडवाइस का उसे पालन करना होगा, मतलब वो अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। एक और केस है कि नेवम रिबिया वर्सेस बेमांग फ्लिक्स वर्सेस द डिपिंग स्पीच करके है, 2016 का ये केस है। अब ये वाला केस भी यही बात बोलता क्या है कि जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो इलेक्टेड बॉडी है, कह रहे वही क्या करती है, वही डिसाइड करेगी कि सेशन कब होना है या कब नहीं होना है। अब आर्टिकल में ये 21 डेज के रिगार्डिंग एक और क्लॉज ऐड किया जाता है कि आखिर ये 21 डेज जो गवर्नर कह रहे हैं, कह रहे किस बेसिस पर कह रहे हैं। ठीक, तो ये भी बात कर रहे हैं इन द ईयर ऑफ 1969 में हुआ क्या था कि एक लॉ बेसिकली एक कानूनी रूप से, आपसे कानून नहीं बोलोगे, आप इसे एक रूल बोल सकते हो लोकसभा का, कि वो 21 डेज का उन्होंने एक क्लॉज लगा लिया था। धीरे धीरे हुआ क्या कि सभी जो स्टेट बॉडी होती हैं, कह रहे उन्होंने क्या जो स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करना स्टार्ट कर देती हैं। बाद में इसे 15 दिन भी कर दिया गया था, मतलब जब समन इशू किया जाता है तब में, और जब सेशन कंडक्ट होगा उसके बीच का जो 21 डेज का डिफरेंस है, कह रहे ये इनफॉर्मल रूल है, कह रहे ये कोई फॉर्मल रूल नहीं है। ठीक है, तो इस पूरे वाले आर्टिकल में हमने जो भी डिस्कस किया, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अब इस जो समन भेजने का काम है वो कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर करेगा या गवर्नर समन किसको भेजेगा, स्पीकर को देगा, स्पीकर फिर इंडिविजुअल को इनवाइट करेगा। बट होता क्या है कि उस हाउस का एडिशनल सेक्रेटरी करेगा क्या, वो समन भेजेगा इंडिविजुअल्स को, तब जाकर के सेशन क्या हो सकता है कि कंडक्ट हो सकता है। एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। जितने भी रेलिवेंट फैक्ट थे इसमें, जितने भी डायमेंशन थे, वो मैंने सारे फैक्ट एंड डायमेंशन इसमें कवर कर लिए हैं। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट वन आर्टिकल है वो रिगार्डिंग द एजुकेशन पॉलिसी है। अब ये वाला भी आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल दोनों ही क्या है कि एजुकेशन के रिगार्डिंग है। अब देखिए, एजुकेशन की पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब एजुकेशन की पॉलिसी में किस प्रकार का चेंज किया गया है?
पहले क्या हुआ करता था कि मतलब अभी पहले क्या अभी भी जो राइट नाउ जो एजुकेशन सिस्टम रन कर रहा है वो कैसे रन कर रहा है कि 10+2 वाला, मतलब 10 वर्षों तक आप क्या करोगे, बच्चा बेसिकली अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करेगा और 1 से लेकर के 10 तक, फिर 12 तक, फिर उसके बाद अपना ग्रेजुएशन में कुछ करेगा, मतलब स्ट्रीम वाइज वो अपना एजुकेशन को अपने जो फुलफिलमेंट करे उससे फुलफिल करेगा। ठीक, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी में राइट नाउ एक मेजर चेंजेस आए हैं। मेजर चेंजेस क्या है कि जो हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एफिलेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है कह रहे उसे रिमूव कर दिया गया है। एफिलेशन वाले कॉन्सेप्ट को रिमूव कर दिया गया है। अब इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन करेंगे क्या, वो सर्टिफिकेट वो डिग्री प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, मतलब वो चाहे तो फॉरेन फैकल्टी को भी बुला सकते हैं, वो चाहे तो फॉरेन कोर्स को भी चला सकते हैं। मतलब एफिलेटेड जो अभी तक क्या था कि एक यूनिवर्सिटी है उससे एफिलेटेड बहुत ढेर सारे कॉलेजेस हैं, राइट। अभी क्या हो गया कि उन सभी को एक ऑटोनोमस रीजन के रूप में, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के रूप में क्या किया जाएगा, उसे तब्दील कर दिया जाएगा। ये तो हो गई हायर एजुकेशन की बात। अब लोअर लेवल पर क्या हुआ है कि जब बच्चा बेसिकली अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करता है, देखिए इन्होंने किया क्या है कि उसे फाउंडेशन और प्रिपरेटरी और बेसिकली स्कूलिंग वाले सिस्टम में इसे डिवाइड कर दिया। 5+3+3+4 बेसिकली इस वाले सिस्टम में इन्होंने इसे डिवाइड कर दिया। अब जो 5 ईयर वाला है, 5 ईयर वाले में क्या होगा कि कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होने वाला है। पहले क्या होता है कि बच्चा अपना एजुकेशन स्टार्ट कैसे करता है, आंगनवाड़ी में जाता है, प्री स्कूलिंग करता है, पहले 2 साल 3 साल करता है, 3 साल से स्टार्ट करता है। अभी की एजुकेशन सिस्टम में क्या हुआ कि उन्होंने चेंज कर दिया कि नहीं भाई अब वो फॉर्मलाइज हो जाएगा। पहले उसकी गिनती नहीं होती थी, जो प्री एजुकेशन होता था कि इस प्री स्कूलिंग होती थी कि बच्चा स्कूल जाने के पहले भी जो कुछ सीखता था, कह रहे हैं कि उसे फॉर्मली काउंट नहीं किया जाता था। अभी जब वो आंगनवाड़ी में चाहे 1 साल जाए, चाहे 2 साल जाए, चाहे 3 साल जाए, कह रहे वो फॉर्मल एजुकेशन में काउंट नहीं होता था। अभी के सिस्टम में क्या कर दिया कि जो फाउंडेशन वाला टाइम पीरियड है 5 ईयर का होगा कि बच्चा जो 6 साल का रहेगा, पूरे 3 साल से स्टार्ट करेगा और 8 साल तक जब वो पढ़ेगा, कह रहे वो कभी भी एग्ज़ाम को फेस नहीं करेगा और वो बुकिस चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा, किताबों से तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। वो पढ़ेगा क्या, वो इंटरेक्टिव सेशंस होंगे उसके, ठीक है, वो खेल कूद के माध्यम से, वेरियस क्रिएटिव आइडियाज़ के माध्यम से उसकी लर्निंग की जाएगी। मतलब जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता था बेसिकली जो नर्सरी हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तो उस वाले लेवल तक क्या होगा कि एग्ज़ाम अभी कंडक्ट नहीं होंगे। ठीक, तो एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4 बेसिकली ये वाला सिस्टम इशू किया गया है। अब ये जो +3 वाला है, 5 के पास जो +3 वाला सेशन है, इसमें होगा क्या कि जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, वो वोकेशनल एजुकेशन भी ले सकता है। अब वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या हुआ कि वो प्रैक्टिकल चीज़ें, जैसे एक बढ़ई हो गया, जैसे कारपेंटर वगैरह हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, जो छोटे छोटे स्किल्स होते हैं जो एक ह्यूमन को एक नॉलेज होना चाहिए, जैसे हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इंस्टॉल करना हो गया, या फिर सिस्टम को अपडेट करना हो गया। मतलब वेरियस जो स्किल होती हैं, जो वोकेशनल स्किल होती हैं, जिसके थ्रू आप पैसे भी अर्न कर सकते हो अगर आपका एजुकेशन या आपकी स्कूलिंग अगर उतने पर छूट जाती है तो आप जो नेक्स्ट वाला जो फेज़ होगा, कह रहे हैं आप उसमें ये भी आप लर्न कर सकते हो। और एक और बात को रिमूव कर दिया गया है यहाँ पर कि अब आप कर क्या सकते हो। पहले क्या होता था कि अच्छा आप साइंस साइड के बैकग्राउंड को हो तभी जो साइंस साइड जिसने लिया है वही साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप क्या कर सकते हो कि आपको जो मर्जी करे, आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो, अगर कोई आर्ट वाला बच्चा है उसे फिजिक्स में, अगर उसे फिजिक्स पसंद आता है तो फिजिक्स पढ़ सकता है, अगर उसे केवल केमिस्ट्री पसंद आती है तो वो केवल केमिस्ट्री पढ़ सकता है, अगर उसे मैथमेटिक्स समझ में आता है तो केवल मैथमेटिक्स पढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स वाला हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, मैथमेटिक्स वाला जियोग्राफी नहीं पढ़ सकता। मतलब ऐसा कोई अभी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। अभी तक क्या होता है कि आपको कोई एक स्ट्रीम चूज कर लेना होता है, फिर उसी के अनुसार आपको अपना फ्यूचर डिसाइड करना होता है। आप बीच में अप्स एंड डाउन आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया कि इस वाले ये 5+3+3+4 वाले में सिस्टम में क्या हो गया कि अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप स्विच कर सकते हो। और आपके पास क्रेडिट सिस्टम है। क्रेडिट सिस्टम का मतलब यह हुआ कि बेसिकली आज के टाइम में होता क्या है कि ग्रेजुएशन का मैंने 1 साल किया, अब 1 साल के बाद मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया या फिर कुछ कर नहीं पाया, तो उसकी वजह से मेरा वो 1 साल खराब हो गया। लेकिन अभी क्या है कि आपको बेसिकली एक लैप्स पीरियड मिलेगा
आपको क्रेडिट मिल जाएगा। आपने जहां तक फिनिश कर दिया है, जहां तक कंप्लीट कर दिया है, आपको उतनी क्रेडिट मिल जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे कि जब आपको फिर से जब टाइम मिले तो आप अनदर क्रेडिट आप कंप्लीट कर दो। जिस प्रकार से सीए वगैरह के एग्जाम में होता क्या है कि आप बेसिकली जैसे जैसे आप एग्जाम को क्वालिफाई करते जाते हो तो आपका जो पुराना वाला एग्जाम जो आपने क्वालिफाई किया है, कह रहे वो भी काउंट होता है। कह रहे जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, कह रहे उसमें भी ये सारी चीजें काउंट होंगी। मतलब 5+3+3+3+3+4 जो ये वाला सिस्टम है, कह रहे इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक, और जो जो अपनी जीडीपी का जो 6% है बेसिकली ये एक्सपेंस करने का इन्होंने प्लान किया हुआ है कि इंडिया अपनी जीडीपी का 6% करेगा, खर्च करेगा। अब इसमें 2-3 कमेटी के नाम इंपॉर्टेंट हैं। देखिए टीएसआर सुब्रमण्यम और कस्तूरी रंजन। अब इन दोनों के रिकमेंडेशन से इस वाली पॉलिसी को क्या किया गया, इशू किया गया है। अब टीएसआर सुब्रमण्यम 2016 और जो कस्तूरी रंजन की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने पद्म भूषण भी प्राप्त किया है 2017, इनके रिकमेंडेशन के अनुसार अब 10+2 वाला सिस्टम हमने रिमूव कर दिया गया है। अब 10+2 वाला सिस्टम नहीं रन करेगा, अब 5+3+3+4 वाला सिस्टम रन करेगा, जिसमें होगा क्या कि फाउंडेशन लेवल पर एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा और इस प्रकार से ये पूरे प्रोसीजर को या पूरे एजुकेशन सिस्टम को रन करवाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, क्या ये पहली बार रिफॉर्म हो रहा है क्या? नहीं, इससे पहले भी हो चुका है। 1968, 1986 इन दोनों ही टाइम पीरियड में हमने एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस किए थे। ये हमारा तीसरी एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंज किया ये तीसरी बार है। ठीक है, एक बार इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में हुआ था, फिर राजीव गांधी के टाइम पीरियड में हुआ था, फिर 1992 में कुछ मेजर चेंजेस जरूर किए गए थे, मतलब कुछ माइनर चेंजेस किए गए थे। बट उसके बाद अभी 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये क्या हो रहा है कि एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस किए जा रहे हैं। अब आप ये कह सकते हो कि जो आने वाली जो जनरेशन है, कह रहे उसके पास लिबर्टी बहुत ज़्यादा होगी, वो वोकेशनल कोर्सेज को सीख सकता है अगर वो चाहे तो। फाउंडेशन के बाद जब वो प्रिपरेटरी वाला जो सेशन होता है, कह रहे उस वाले सेशन में वो लैंग्वेज भी सीख सकता है, कोडिंग वगैरह भी सीख सकता है। और लैंग्वेज का जो रिस्ट्रिक्शन है कि जो फाउंडेशन हो गया और जो प्रिपरेटरी वाला लेवल हो गया, उसमें वो लोकल लैंग्वेज को ही सीखेगा, उसके ऊपर किसी भी लैंग्वेज को थोपा नहीं जाएगा। आज क्या होता है कि बच्चा क्या करता है कि बच्चा जैसे ही केजी से स्टार्ट करता है तो उसे एक लैंग्वेज उसके ऊपर थोप दी जाती है, फिर उसका जो उसकी परफॉर्मेंस है, कह रहे उसी के बेसिस पर इवेलुएट किया जाता है। तो अभी इंग्लिश कंपलसरी नहीं है किसी भी बच्चे के लिए, पूरे एजुकेशन सिस्टम से इसे रिमूव कर दिया गया है कि आप क्या करोगे, आप किसी भी लैंग्वेज को आप उसके ऊपर थोपोगे नहीं। ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश सीखेगा नहीं, वो इंग्लिश सीख सकता है, बिल्कुल सीख सकता है, लेकिन फर्दर जो अपर लेवल पर जाएगा उसके बाद अब सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो करना क्या चाहता है। राइट, मतलब समटाइम होता क्या कि केवल इंग्लिश की वजह से वो अपना जो एजुकेशन है वो उसे रोक देता है, या फिर उसे पसंद नहीं आता तो, या वो हर्डल बन जाता है तो इसकी वजह से वो छूट जाता है। तो अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, कह रहे उसमें इस प्रकार के मेजर चेंजेस किए गए हैं। अब इसमें जो अपोज करने वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, जो अपोज करने वाले कह रहे हैं कि जो आपने 6% खर्च करने के लिए बोला हुआ है, इंडिया अभी तक अपनी हार्डल जीडीपी का 2.7%, 3% या 3.5%, अब देखिए वेरियस चेंजेस है, वेरियस डेटा है, लेकिन 4% के नीचे ही इंडिया ने अभी तक अपनी जीडीपी का एजुकेशन पर खर्च किया हुआ है। ठीक है, तो अभी जो अपोज करने वाले वो कह रहे हैं कि आपने प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन का तरीका नहीं बताया कि आप कैसे इसे इंप्लीमेंट करोगे, इस एजुकेशन पॉलिसी को कैसे आप इंप्लीमेंट करोगे, आपने ये वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं बताई है। जबकि आपको इसमें क्या करना चाहिए, आपको इसमें इसे इंक्लूड करना चाहिए था कि किस लेवल पर आप इसे इंप्लीमेंट करोगे और कब तक की। अब इसमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम चाहते क्या है कि 2030 तक जो प्राइमरी लेवल है, जो हमारा फाउंडेशन लेवल है और जो प्रिपरेटरी लेवल है, कह रहे हैं इसमें हम इनरोलमेंट 100% चाहते हैं 2030 तक। और जो हमारा हायर एजुकेशन है, इसमें हम ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हम चाहते हैं 50% 2035 तक। ठीक है, तो इसमें बस इतना से रेलेवेंट डेटा था एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग। जितने भी चेंजेस किए गए हैं मैंने वो सारे चेंजेस के बारे में आपको अपडेट करा दिया है। अब एचआरडी मिनिस्ट्री नहीं होगी, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा। ठीक है, तो ये मेजर चेंजेस हैं जो इसमें किया गया है। अब इस वाले आर्टिकल से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, इस वाले आर्टिकल से भी क्वेश्चन आ सकता है, इवन मेंस में आ सकता है। राइट, अभी हमारा सेरोलॉजिकल सर्वे के रिगार्डिंग है। अब हुआ क्या कि जो डेंसर वाली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इन्होंने क्या कि सेरोलॉजिकल सर्वे किया, तो इन्होंने पाया क्या कि जो डेंसर वाली जो आबादी है, कह रहे वहाँ पर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन किसी को नहीं भी हुआ है, उसके बाद भी उसके अंदर वो एंटीबॉडी पाई गई है। अब एंटीबॉडी का जो इम्यूनिटी है, कह रहे हैं कि जो डेंसर पॉपुलेशन है, कह रहे हैं वहाँ पर इम्यूनिटी ऑटोमेटिक डेवलप हो गई है, जो बस्ती वाला इलाका है। और जो
जहाँ पर क्या है कि वो डेंसली पॉपुलेशन नहीं है, कह रहे हैं वहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। अब आर्टिकल में बात करते हैं कि अच्छा ठीक है, अब ये डेवलप तो हो गया किसी के अंदर इम्यूनिटी, एंटीबॉडी तो डेवलप हो गई है, लेकिन उसका टाइम स्केल क्या है कि वो फ्रेश इन्फेक्शन को कब तक रोक पाएगा, कह रहे हैं ये वाला बात अभी भी श्योर नहीं है। इसलिए हमें करना क्या होगा कि जो सीरोलॉजिकल सर्वे है, कह रहे उसे प्रॉपर बार बार कंडक्ट करवाना होगा। इसमें 20% लोगों पर क्या पाया गया है कि ये जो सीरोलॉजिकल सर्वे में कि उनका अंदर इम्यूनिटी क्या हो गई, डेवलप हो गई है, एंटीबॉडी डेवलप हो गई है, लेकिन अब वो कितने टाइम पीरियड तक है, अब ये वाली देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो आज मैंने जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे ऑलमोस्ट वो सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं। ये आर्टिकल्स उतने रेलिवेंट नहीं है जितने रेलिवेंट वो वाले आर्टिकल थे हमारे पास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।